इनका एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को क्रश करना। इस वक्त मैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हूँ, जहाँ पर इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली चल रही है। इस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जितने मेंबर हैं वो सारे नेता आए हुए हैं। तंत्र की बात वो पार्टियां कर रही हैं जिसमें सिर्फ परिवार तंत्र है। जब से बने हैं तब से आज तक अपने पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुरूप सत्ता देना उचित नहीं समझा। हो गया हम अपने घरों को नहीं जाके, सिर्फ हमारे केजरीवाल को रिहा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैंने भारत के लोकतंत्र पर बीजेपी द्वारा घोंपा गया खंजर है। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। दोस्तों, आजकल तो भारत में सिर्फ दो ही चीजें चल रही हैं, एक 2024 लोकसभा के चुनाव और दूसरा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम और उनके कारनामे। और इसके अलावा तीसरी न्यूज जो है वो सिर्फ आईपीएल है, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गई है। मजे की बात देखिए कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल, जहां तक खबरों में रहने की बात है, आज भी मोदी को पूरा मुकाबला दे रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। अब बेशक किसी भी वजह से दे रहे हैं, किन्हीं भी वजहों से दे रहे हैं, लेकिन आज वो जेल के पीछे होकर भी खबरों के सरदार बने हुए हैं। तो आज हमने एक बार फिर हमारे जाने माने मेहमान जो आप पार्टी से काफ़ी शिद्दत से जुड़े रहे और एनआरआई हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है भारतीय लिबरल पार्टी। वो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि वो अरविंद केजरीवाल के कारनामों का खुलासा कर सकें। और चूंकि उन्होंने उनको बहुत करीब से देखा है, जब ये अरविंद केजरीवाल स्वराज और करप्शन के अगेंस्ट अपने मुहिम को लेकर चले थे, तो उस वक्त डॉक्टर मुनीश ने उनकी बहुत सहायता करी थी, बहुत फंड इकट्ठे करे थे। हालांकि आज तक मुनीश जी ने ये नहीं बताया कि कितना फंड इकट्ठा किया था। और वो जो अभी पीछे चर्चा में थे, जो उनकी मुलाकात कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों से भी करवाई थी उन्होंने, उसको लेकर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमारा सवाल उनसे ये रहेगा। मुनीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में, और आपने हमारे लिए एक बार फिर समय निकाला इस बिजी शेड्यूल में। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से आभारी हैं आपके। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज जो हालात हैं, हम ज्यादा लपेट नहीं करेंगे। आज जो हालात हैं उसमें आज ही संजय सिंह को जमानत मिल गई है, उसको सबसे पहले आप ये बताइए कि उसको किस एंगल से देख रहे हैं आप? आपने दिल्ली का हाल पूछा या हालात कैसे हैं, तो उस पर मेरी एक टिप्पणी है। जी। करके दिल्ली को बेहाल, करके दिल्ली को बेहाल, चला तिहाड़ केजरीवाल। अच्छा। ये पिछले 10 साल की गाथा है आपकी। दिल्ली में आप प्रशासनिक तौर पे, आप तो दिल्ली, स्वयं दिल्ली के रहने वाले हैं जी। दिल्ली का मर्म आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। दिल्ली में आम आदमी के लिए अगर आप व्यवस्था की बात करें तो कूड़ा करकट से लेके टूटी सड़कें, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, यमुना माँ मृत है और प्रपंच फुल हाइप पे है। तो ये तो है पिछले 10 सालों का दिल्ली का दर्द। अब आपने पूछा संजय सिंह का। देखिए, संजय सिंह को जो आज बेल मिली है 6 महीने बाद, वो ईडी के वकील ने, मिस्टर राजू ने ये कहा कि वी आर नॉट कॉन्टेस्टिंग द अपोजिशन टू द बेल। लेकिन मेरिट्स पे उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर नॉट, मेरिट्स में नहीं गया वो वकील। उन्होंने कहा मेरिट्स में नहीं जाएंगे, बट वी आर सिंपली एट दिस पॉइंट वी आर नॉट अपोजिंग द बेल, इसलिए बेल मिली। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो है, दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े, भारत के जो जाने माने वकील हैं, उनकी पूरी उन्होंने टीम को हायर कर रखा है।
ठीक है, और जाहिर की बात है उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि पैसों को लेकर ही, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी उनके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स सॉरी, एनआरआई से आपने कितना फंड इनको इकट्ठा करके दिया था, और क्या अच्छा, उसका कुछ लेखा जोखा है? जी, एक बात मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपके इस स्टेटमेंट। जी। उनके पास फंड्स कमी तो है ही नहीं, लेकिन एट द सेम की लीगल फीस है, उसकी भरपाई वो ब्लैक मनी से नहीं, वो अपनी पॉकेट से नहीं डाल रहे। वो मनी आम जनता का, जिसको हम टैक्स पेयर्स कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज में, उसका पैसा। तो जनता के पैसे पे माला माल हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ द वकील कर लीजिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी पॉकेट से तो जाएगा नहीं। प्लस अपना भी उन्होंने गोरख धंधे से जो टिकटें बेच के, चंदा चोरी करके ये सब किया है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि बाकी पार्टियां भी तो ऐसी है। हम कहते हैं बाकी पार्टियां जाए भाड़ में, हाँ हाँ हाँ, हमें कुछ नहीं करना उनसे। वो तो पहले ही भ्रष्टाचारी थे, वो तो नैतिकता का पल्लू नहीं ओढ़ के आए थे, या दाम वो ओढ़ के नहीं आए थे। भाई इनका तो नारा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ था ना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है, ये बोलते थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कहते थे कि ये सारे चोर हैं, उचक्के हैं, बड़े बड़े डाकू हैं, और आज उन्हीं के साथ हाथ भी पकड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ चल भी रहे हैं। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। 2017 में जब लालू प्रसाद यादव को इन्होंने गले लगाया, तो हमने तभी विरोध किया। 2016 की बात, हमने कहा ये तो गलत किया आपने। 2015 की बात है, सॉरी 17 की बात है। 2015 में इन्होंने लालू जी को जाके हक किया पटना में। हमने कहा ये तो गलत किया आपने, क्योंकि हम इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो लड़ने आए थे, तो हमें उठा के सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा मैं तो शिकागो बैठा हूं, मुझे सस्पेंशन से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई भारतीय राजनीति में कोई एमएलए एमपी बनने थोड़ी आया था। हम तो एक व्यवस्था परिवर्तन के सपने के तहत इकट्ठा हुए थे, सब लोग मोबिलाइज हुए थे। ये एक बात बताइए मुनीष जी, एक बात बताइए, आपने एक बात बोली कि टिकटें बेचकर पैसा इकट्ठा किया। आपके हिसाब से क्या आपको भी ये बोला गया कि भाई आज ही आपको राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं, इतना पैसा? नहीं, हमने कभी मांगा ही नहीं राज्यसभा, इसलिए हमारी डील तो कभी हुई नहीं। लेकिन पहला राज्यसभा का जो सदस्य भेजा गया, जैसे ही आम आदमी पार्टी के पास एक इतनी स्ट्रेंथ आई कि जिसके बलबूते पर वो एक अपना राज्यसभा में पहला सदस्य भेज सके, तो पहला सदस्य कौन था? अपने दिल्ली के पंजाबी बाग साइड से सुशील गुप्ता जी। जी। अच्छा, वो तो कांग्रेस में थे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की टिकट से लड़े थे। ध्यान दीजिए कि ये भ्रष्टाचार लड़ने आई पार्टी, जैसे इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एमएलए बने, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा में कैसे भेजे जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एमपीज, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जैसे इनको मिला पहला मौका, तो 1.5 महीना पहले सुशील गुप्ता जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हाँ हाँ। और जब वो अजय माकन जी के पास गए, अजय माकन जी ने उन्होंने कहा भी मैं तो आम आदमी पार्टी में जाने का रास्ता बना रहा हूँ अपना। तो अजय माकन जी ने कहा क्या पागल हो गया क्या? मतलब मैं थोड़ा कैजुअली बोल रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो अब, ये कोई पार्टी थोड़ी है जिसमें आप जाके अपना भविष्य बनाओगे। वो कहता सर जी चिंता मत करो आप। सुशील गुप्ता, ये सब ऑन रिकॉर्ड्स है। अच्छा, क्योंकि अजय माकन जी ने, अच्छा ये तो बताइए, ये जो खबर है कि पूरे पंजाबी बाग एरिया में भी और पूरे दिल्ली में कि सुशील गुप्ता जी ने आज तक सबसे ज्यादा पैसा दिया इस टिकट को पाने के लिए राज्यसभा की। एग्जैक्टली। जब आप एक थैली शाह को भेजेंगे, पहला व्यक्ति जो राज्यसभा में आप जाएगा आपका, जो 5-5 रुपए का चंदा मांग के भी आम आदमी पार्टी वाले इतना अपने आप को मतलब मानते थे भाग्यशाली, क्योंकि 5 रुपए का भी कोई चंदा देता था ना, कोई रिक्शा वाला, कोई ग्रीन लाइट पे मतलब कुछ पैसे देता, छोटी मोटी डोनेशन, तो हम लोग बड़ा फक्र महसूस करते थे। अच्छा। हम कहते हैं अदानी के हम उन पे डिपेंड नहीं करते, हम अपने लोगों पे डिपेंड करते हैं। तो जब पहला राज्यसभा का व्यक्ति भेजा गया, तो वो एक थैली शाह भेजा गया जो पहले आपकी पार्टी में भी नहीं था, ना कोई आइडियोलॉग था आपका। और फिर वो बात खुल भी गई, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं मैं तो जा रहा हूँ वहां पे। 1.5 महीने बाद उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो एक्चुअली मैं कोई एविडेंस नहीं दे सकता आज, बट ये दिखाता है कि इनका ये प्रपंच जो वैसे आपके हिसाब से क्या नाम, ये जो राज्यसभा में इन्होंने मेंबर्स भेजे हैं,
कुल कितना पैसा इकट्ठा किया होगा इससे? राज्यसभा की टिकटें देखो, इन्होंने सब टिकटें बेची है। एक संजय सिंह को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब टिकटें, राघव चड्ढा को छोड़ सकते हैं, ये पार्टी के बाकी सब तो बेची गई है ना टिकट, क्योंकि टिपिकली वो लोग धनी लोग हैं, धनाढ्य। हाँ, वो पैसे वाले लोग हैं, सब पैसे वाले। आपने बताया नहीं कि आपने कितना फंड इकट्ठा करके दिया है इनको? देखिए, जब एनआरआईज में पूरा एक आंदोलन वाला माहौल था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 12-13, तो खूब पैसा गया यहाँ से। लोगों ने अपने अपने लेवल पे भी डोनेट किया। कहीं जो यूएस सिटीजन्स थे वो नेचुरली दे नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में, अपने अपने बैक होम, अपनी कंट्री में अपने लोगों को बोला कि भाई आप हमें आप दीजिए। ठीक है, जनरल सेंटिमेंट्स थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी, देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, सेकंड लड़ाई, ध्यान है आपको। तो जब इस किस्म के सेंटिमेंट हो, तो क्या फिलीपींस, क्या यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यू नेम इट, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, मतलब कहाँ शाखा नहीं थी, मतलब शाखा भी नहीं थी। कौन सी ऐसी कंट्री है, नेपाल, बर्मा से लेके फिलीपींस, सूडान, स्वीडन, एनी डैम कंट्री आप नेम लीजिए, कहाँ पे इनके प्रति सद्भावना नहीं थी। एनआरआईज अपने लेवल पे आंदोलित हुए पड़े थे। नहीं, आप तो जैसे कोऑर्डिनेटर थे विदेश में, तो अमाउंट कितना गया होगा इनको? अमाउंट इनको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पे गया। अच्छा जी, तो कहाँ गया पैसा सारा? चैनलाइज करते थे ये उल्टा सीधा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जैसे ही पार्टी बनी, मतलब 67 सीटों के साथ सत्ता में आई दिल्ली में, 2015 जनवरी फरवरी में, इमीडिएटली उसके बाद संजय सिंह और एक पत्रकार जो आज इस पार्टी में नहीं है, ये लोग कनाडा जाने लग गए। हाँ, कनाडा जाने, जी, ये लोग कनाडा जाने लग गए। हम लोग जो ऑफिशियल्स थे, जो पदाधिकारी थे, जैसे मैं एनआरआई सेल का को कन्वीनर था, कुमार विश्वास भी कन्वीनर एंड मैं को कन्वीनर था। ये 2015 की बात बता रहा हूँ, तो ऑफिशियली ये रिकॉर्ड्स है, ये आप यू कैन गूगल इट, आपको मिलेगा इस बात का एविडेंस कि हमें अपॉइंट किया गया था। हमें कभी नहीं बोला गया कि जाओ एनआरआईज को मोबिलाइज करो कनाडा में डोनेशंस फंड। इसकी क्या वजह थी? आपने एक दो और चैनल्स पे भी बोला है, लेकिन इसकी वजह क्या थी कि आप को कन्वीनर थे, एनआरआई थे, बाहर बैठे थे, अमेरिका में बैठे थे, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आपने इकट्ठा करके दिया और आपको साइडलाइन कर दिया। ऐसी अंदर की वजह क्या थी जो फ्रंट लाइन के इसके लोग थे, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नाम थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया? इसकी वजह क्या थी पीछे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग शुरू से जुड़े हुए थे जी, तो उनको ये पता था कि मतलब मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई व्हीलिंग डीलिंग वाला बंदा तो मैं था नहीं। मैं यूएसए से अपना मेडिकल कैरियर स्टॉप करके अगर इंडिया जा रहा हूँ तो मैं व्हीलर डीलर, जिसको दलाल बोलते हैं, उस किस्म का काम धंधा तो करने गया नहीं था। तो इनको क्या लगा कि जब सर्ज आ गई 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, आई मीन इट वाज अ ब्लास्ट। उसके बाद जो कनाडा में, क्योंकि 2017 में इलेक्शन होने पंजाब में, हाँ जी, तो पंजाब में और कनाडा में, क्योंकि कनाडा में सिख में बहुमत अच्छा है वहां पे, तो उनको लगा कि ये पार्टी तो बस एक भगवान ने ऊपर से भेजी है कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से पंजाब बदल जाएगा। तो सर्ज थी, इन्होंने उस आंदोलनकारी भावनाओं को लगा कि इसको कैपिटलाइज किया जाए, तो उन्होंने व्हीलर डीलर्स वहां भेजने शुरू कर दिए। वहां जाके वो किससे मिले, कैसे मिले, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक आम जो वॉलंटियर था वो तो वही आपको छोटी मोटी डोनेशन देगा, ठीक बात है, लेकिन जो मोटा पैसा आपको मिल सकता है उसमें मुनीश रायजादा या कुमार विश्वास नहीं कर सकते थे वो काम। लेकिन एक बात बताओ ना डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, ये भी खबरें हैं कि इसने तो यहाँ तक कहा था, ये जो खालिस्तान के जो शुभचिंतक हैं जो कनाडा में बैठे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसने तो उनसे इतना पैसा लिया और उन्होंने बोला कि इनकी मूवमेंट को पंजाब में स्मूथली चलने दो, और अगर कल हम पंजाब को भारत से अलग कर देते हैं तो आप उसके पीएम बनेंगे इंडिपेंडेंट कंट्री के। क्या ये सच है? ये कुमार विश्वास जी ने भी कहीं ना कहीं बोला है। जी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एक वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ये मैंने 2019 में प्रोड्यूस की थी जी, डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस। काफी लंबी रिसर्च के बाद इसको तसल्ली से हमने बनाया, पैसा भी खर्च किया इस पे। उस वेब सीरीज में कुमार विश्वास हमें बताते हैं, मतलब वाइल टॉकिंग, कि जब पंजाब में, जैसे मैंने बताया कि 2015 के बाद
से 2017 लगभग 1.5 पौने 2 साल का एक पीरियड था, जिसमें 2 साल मान लीजिए आप, क्योंकि 2015 फरवरी में इलेक्शन हुए दिल्ली में एंड 2017 में अल्टीमेटली पंजाब में इलेक्शन हुआ। 2 साल का आपके पीरियड था, समय अवधि थी। उसमें राजीव जी, पंजाब के प्रति भावनाएं बहुत थी लोगों में। लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी कुछ कर दिखाएगी, यहाँ पे कर दिखाएगी, ये तो सबके मन में था। सबके मन में था। अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग, आप ध्यान दीजिए पूरा घटनाक्रम को आप खुद कनेक्ट करेंगे, तो पंजाब में और खासकर कनाडा में जो देखिए, आज अगर पूरी दुनिया में खालिस्तानी मूवमेंट कहीं थोड़ा बहुत है तो खालिस्तान कनाडा से है। कनाडा में है। पंजाब में आपको भावनाएं नहीं मिलेंगी। पंजाब में हिंदू और सिख का बहू बेटी का रिश्ता है, ठीक है ना, यानी कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो इसलिए यहाँ पे वो लोग अब समझ चुके हैं, 1984 के बाद वो समझ चुके हैं कि इनसे कुछ निकलने वाला नहीं। सो दे वांट टू लिव हार्मोनियसली एंड विद पीस। अच्छा, दूसरा क्या कि हिंदू भी जाता है गुरुद्वारे, और सिखों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इस ढंग के कोई वहाँ पे अलगाववाद नहीं है। लेकिन कनाडा में था। तो आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल शुरू से ही खालिस्तानी मुद्दे पे सॉफ्ट थे। दे वर वेरी सॉफ्ट ऑन दिस, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो हॉब नॉबिंग जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश भाषा में, हॉब नॉबिंग, दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दैट सॉफ्टली। ओके। तो उसमें क्या है कि कुमार विश्वास ने अरविंद को बोला कि पंजाब एक सूबा नहीं है, पंजाब एक सेंटिमेंट है। जो सिख है ना, सिख, वो ये सूबा नहीं है इनके लिए। सिखों के लिए पंजाब इज ए सेंटिमेंट। और आप देख भी सकते हैं, आप यूएसए में इस वक्त। तो डोंट प्ले विद इट, आग मत लगाओ, ये आग अपने को झुलसा देगी। हाँ, ये कुमार विश्वास ने बोला, राइट। तो अरविंद ने बोला, तू चिंता मत कर, या तो मैं इस सूबे का सीएम बनूंगा, अरविंद बनेंगे पंजाब का, यानी कि, या मैं किसी इंडिपेंडेंट कंट्री का पीएम बनूंगा, यानी कि पंजाब अलग भी हो गया तो एक सेपरेट कंट्री बनेगा और अपनी वहां भी सत्ता आएगी। ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज। ओके। अच्छा, तो आपका ये कहने का मतलब है, इनको जब ये कनाडा में संजय सिंह और वो जो आपने बताया क्या नाम, राघव चड्ढा, इन्होंने जाना शुरू कर दिया कनाडा में जी। तो आपको क्या लगता है कि ये वहां पर सिर्फ जो खालिस्तानी समर्थक लोग थे, या वहां पर जो ग्रुप थे, उन्हीं से मिलते थे, या कुछ बिल्कुल भी आपको इसका आइडिया नहीं है? देखिए, क्या होता है कि आम आदमी पार्टी की जो विशेष गाथा है, अब तो 11 साल हो गए इस बात को, इन्होंने वॉलंटियर्स को सिर्फ एक फेस वैल्यू के रूप में यूज किया। तो कनाडा में वॉलंटियर्स भी थे, आम एक इंडियन कैनेडियन भी सपोर्ट करता था, तो उनसे तो जाके मिलते थे। लेकिन साथ में मोटे पैसों वालों से और जो इस ढंग के सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले लोगों से, इसलिए उनसे भी मिलते थे। आपने एक बात बताई थी कि जब ये आपके यहाँ अमेरिका में आए और आपको, जब वो गुरुद्वारे के अंदर चले गए कुछ लोग मीटिंग में, आपको पीछे छोड़ दिया, तो क्या सेम स्ट्रेटेजी इन्होंने कनाडा में भी अपना रखी थी कि भाई जो अंदर की मीटिंग्स थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट के साथ हो, चाहे वो बड़े बड़े पैसे वालों के साथ हो, उसमें ये जो वॉलंटियर्स थे, जो एक्चुअल वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने आप पार्टी को खड़ा होने में अपना तन मन धन लगाया, उनको साइडलाइन कर देते थे? वो तो इनकी हिस्ट्री है। देखिए, हम, जैसे मैंने कहा कि मैं एनआरआई कोऑर्डिनेटर होते हुए, को कन्वीनर होते हुए कभी कनाडा नहीं गया, ना मुझे भेजा गया। जो अपने सेल्फ स्टाइल्ड वे में जो वॉलंटियर्स थे, अपने लेवल पे काम करते थे, अपना तन मन धन फूकते थे ये लोग। लेकिन इनको सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि फेस वैल्यू के लिए यूज किया जाता था ना, वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है, भारत जल्दी बदलेगा, इस किस्म के नारे। नहीं, आप डीपली वॉलंटियर्स को कभी भी मीनिंगफुल वे में, भीड़ के लिए यूज करते थे, भीड़ के लिए यूज करते। आप ये देखिए, मैं इस बात से प्रूव कर दूंगा एक पॉइंट से, और इसका कोई जवाब नहीं आम आदमी पार्टी के पास। एनआरआई सेल का को कन्वीनर तो मैं था, स्ट्रक्चर कभी नहीं बना। स्ट्रक्चर, एनआरआई की सपोर्ट आम आदमी पार्टी का एक इंटीग्रल हिस्सा थी। किसी एक देश में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एनआरआई सेल बनाया गया हो तो मुझे बता दीजिए। ओके,
नहीं तो सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या ये वाकई सच में है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता का इतना भूखा है कि वो भारत के टुकड़े होते हुए भी देख सकता है? राजीव जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ उल्टा, अब तो 11-13 साल हो जाएंगे इस 5 अप्रैल को। जी। आज 2 अप्रैल, अपने देश में, भारत में अभी भी 2 अप्रैल है 2024। 3 दिन बाद 5 अप्रैल 2024 को, जिस दिन हम राजघाट पे जाएंगे भारतीय लिबरल पार्टी वाले, उस दिन अन्ना आंदोलन को 13 साल हो जाएंगे। 13 सालों में आप क्रोनोलॉजी देखिए कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ को पार्टी के ऊपर थोप चुका है। राबरी 2.0 बोर्न हो चुकी है और वो इस वक्त आम आदमी पार्टी की नपुंसकता देखिए। आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कहा भाई ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, हम तो अच्छा, डायनेस्टी से लड़ने आए थे। ऐसा है क्यों? ये मतलब डिक्टेटरशिप है अरविंद केजरीवाल की, जो आतिशी कल तक बहुत बोल रही थी, राघव चड्ढा बहुत बोल रहा था। राघव चड्ढा तो सीन से गायब हो गया, वो तो अब कहीं दिख ही नहीं रहा है, और कह रहे हैं कि वो लापतागंज हो गए हैं। और आतिशी की भी जो है, आतिशी अपने आप को नया सीएम देख रही थी, वो भी अब सुनीता को आगे करके उसको भी साइड पे कर दिया। और मंच पे भी जो अभी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पे जो रैली हुई, उसमें भी सुनीता और सोनिया साथ में बैठे हुए थे। तो आपको क्या लगता है, ये इसका उन्माद है ये सत्ता का, या ये मतलब क्या है, क्या एक्चुअल में है क्या, ये पर्सनालिटी क्या है? देखिए 13 इयर्स के बाद, अच्छा, इस आम आदमी पार्टी में इस वक्त ऐसे कई एमएलए हैं जो अन्ना आंदोलन के समय के हैं। उन्होंने कभी एमएलए बनने का नहीं सोचा होगा, वो तो अन्ना आंदोलन के समय आ गए थे। उनमें से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये वजह क्या है? वंदना कुमारी, हम्म राखी बिड़लान हम्म दलित कम्युनिटी से आती हैं, सरिता कुमारी, आपके जंगपुरा का प्रवीण कुमार, सोमनाथ भारती, ग्रेटर कैलाश से अपने सौरभ भारद्वाज भाई, उसके अलावा और भी हैं। अगर आप दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, इनको गिने तो कम से कम 12-14 ऐसे एमएलए हैं जो अन्ना आंदोलन के समय आए थे, आज चू तक करने को तैयार नहीं। क्या वजह क्या है? देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स में इन लोगों को लगता है कि मैं क्यों पंगे लूं, मेरी एमएलएशिप जाएगी कल। वैसे तो आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो चुका है, मोरल प्रोजेक्ट तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इनको लगता है कि चलो जब तक शिप जो होता है ना, जो चूहा तब कूदता है जब शिप लगता है कि हाँ अब तो पानी भरने वाला है, तब जंप करते हैं वो लोग चूहे। तो ये इनकी हालत वही है। मतलब ये जो आपका मतलब ये कहने का है कि जो दर्जन भर ये जो अन्ना हजारे के टाइम से जुड़े हुए थे, ये अब बिल्कुल चूहे बन गए हैं, और आंदोलनकारी होने के बाद इन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली। जबकि कहते हैं आंदोलनकारी का तो मतलब यही होता है कि हालात कैसे भी हों, अपनी आवाज को बुलंद करना। आंदोलनकारी शब्द को कोट अनकोट में डालिएगा ताकि लोग कहीं गलतफहमी का शिकार न हो जाए कि आंदोलनकारी थे, ठीक है? ये छद्म आंदोलनकारी थे, नहीं तो पहले ही खिलाफ हो जाते। ये तो आज भी चूहों की तरह बने हुए हैं, स्पाइनलेस। कम से कम कोई तो जाके खड़ा होकर कहते कि भाई ये आप अपनी पत्नी को क्यों थोपे जा रहे हो, चंदा आपने चुराया, सारे प्रिंसिपल्स आपने डिसमेंटल किए, पार्टी के हाई कमांड कल्चर को खत्म करने आए थे। हाई कमांड कल्चर क्या, वन मैन शो बन के बैठ गए। आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया, उनको हटा दिया, एंड कहने आए थे कि हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, उसको खा गए। वो तो सब खा गए, ये तो अब सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये बताओ, क्या दिल्ली में अब भी जो फ्री की खाने वाले हैं या दिल्ली के जो इसके फॉलोअर्स हैं, क्या अब भी वो इसको पूरा विश्वास करते हैं, या उनकी आंखों से पर्दा हट रहा है? देखिए दिल्ली में अगर मैं सच्चे ढंग से कहूँ, न्यूट्रल, बीइंग जस्ट न्यूट्रल, और देखिए मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो भी अपनी कन्वर्सेशन हुई है, आपके दर्शक ये मत सोचिए कि यहाँ कोई पर्सनल एजेंडा है। मेरा वास्तव में कोई इट्स नॉट ए पर्सनल फाइट, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे कहते हैं, मैं बुरा ना माने, वैसे कहते हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है, क्या ये सही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जितना विरोध हमने किया, और मैं ऑन द रिकॉर्ड से बोल देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिजिटल जमाने में आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब ये व्यक्ति बी टीम वाला कैसे बोल सकता है इस किस्म की स्टेटमेंट? हम तो भ्रष्ट, अच्छा
दूसरा है कि हमारी लड़ाई शुरू से चंदे पे ही है, चंदे की लड़ाई है। चंदे हमने की आम लड़ाई। आदमी पार्टी क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए आए थे, तो चंदे का विरोध, जैसे ही चंदा खाया हमने विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही चंदा खाया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए 2017 में, मैं तब से मेरी फाइट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैं शुरू से कभी नहीं समझ पाया कि क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। वो बड़ी राहत मिली, वो एक बहुत एक बड़ा रिलीफ मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 महीने पहले कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये तो आप इससे अपने आपके पाठक और दर्शक समझ पाएंगे। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमें व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। हम आए थे एक व्यवस्था परिवर्तन के नाते अच्छा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने डेमोक्रेसी का। जब वो डिसमेंटल किया गया तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया और आज भी उसका विरोध करते हैं। तो आपको लगता है कि जो मोदी जी और ये ईडी जो पीछे पड़े हैं इनके, ये अब इनका आप पार्टी का निपटारा हो जाएगा, यानी कि ये अस्तित्व से ही इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? आम आदमी पार्टी का जो नैतिक प्रोजेक्ट था वो तो 2015 में ही खत्म होना गया। जब जैसी सत्ता में आते 67 सीटों के साथ, जब जितेंद्र तोमर की नकली डिग्री पे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं चिंता मत करो, मैंने डिग्री जांच ली है, सब ठीक है, तब से इनका पता शुरू हो गया था विद इन ए फ्यू डेज। चलिए आखिरी सवाल, सुनीता या क्या नाम है ये आतिशी आतिशी या राष्ट्रपति शासन, आपको क्या लगता है? हमने आज ही, भारतीय लिबरल पार्टी ने आज ही एक प्रेस रिलीज जारी किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने अपील की, अर्ज किया कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पहले ही हो चुकी है, क्योंकि व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल, तिहाड़ जेल में 18 बाय 6 फुट जेल में कैदी हैं। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, प्लीज प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कीजिए। क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट अगेन पर्सनल की एक पार्टी बोल रही है। आप स्वयं देख लीजिए, दिल्ली का सीएम जो है उनको फाइलें साइन करने के लिए नहीं बनाया गया था, उनको अपने मिनिस्टर से मिलना होता है, अपने एमएलए से मिलना होता है, लोगों से मिलना होता है और एलजी से भी कंसल्ट करना होता है। चलिए, तो नहीं, सवाल मेरा ये है, अगर मान लो सेंटर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता है और गेंद केजरीवाल के हाथ में है, तो वो क्या सुनीता को बनाएंगे या आतिशी को बनाएंगे? सुनीता को बनाने के भरसक प्रयत्न है, उनकी तो मंशा ही है। शीश महल भी तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना। 55 करोड़ शीश महल पे आपने लगा दिए, जनता का पैसा, अब उसको छोड़ना कैसे इनको गवारा हो सकता है? तो क्या बन जाएगी सुनीता केजरीवाल सीएम? वो लगता है आपको, मतलब ये राबड़ी 2.0 होगा या क्या है? देखिए, आज संजय सिंह बाहर निकल चुके हैं, अब वो अपना गेम खेलने तो अलग बात है। असली राजनीति तो शुरू होगी जब संजय सिंह अब बाहर आ गए हैं। आपको क्या लगता है, अब संजय सिंह अपने पत्ते खेलेंगे या पत्ते खोलेंगे? अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बचा है उनमें जमीर, तो उनको पत्ते खोलने चाहिए। आपको लगता है जमीरदार आदमी है वो? सब जानते हैं उनके बारे में। चलिए ठीक है मुनीष जी, देखते हैं, अभी तो घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, रोज नई नई चीजें आ रही हैं। अब संजय सिंह बाहर आए हैं, एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर पड़ा है। अब वो अपनी क्या चालें चलते हैं या क्या पत्ते खोलते हैं, ये अब हम सबके लिए जानने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, आप एक बार फिर हमारे साथ आए। हो सकता है कि हम जल्दी एक बार फिर आपको अपने इस प्रोग्राम में लेकर आए, क्योंकि अभी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते राजीव जी।